Today we will be covering Gaza Peace Summit for your upcoming BPSC interviews, and we will go through बहुत ही इन पासिंग, क्योंकि ये हल्का फुल्का सवाल पूछ सकते हैं इससे इंटरव्यू में कि गाज़ा पीस समिट क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं और इंडिया का क्या स्टैंस है ना। तो वो हम हल्का हल्का देखेंगे इन पासिंग, ताकि एक दो सवाल अगर वो पूछ लें तो हल्का फुल्का हम डिस्कस कर पाएँ इंटरव्यू में। तो एज गाज़ा पीस समिट, ठीक है। अब गाज़ा पीस समिट जो है, गाज़ा पीस समिट जो है, एक तो कि इसमें कई पार्टीज़ इन्वॉल्व थी, लेड बाय आवर्स ट्रूली, ट्रम्प लेड अमेरिका, इजिप्ट, कतर, Turkey, which was early Turkey, right? And other parties were also there, but these were the major parties. तो इसमें इसका प्लान क्या था कि ये सीज़ फायर कराएंगे इन गाज़ा, ठीक है, और ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करेंगे, एंड ऑल्सो ये जो पीस प्रोसेस है बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन, उसको रिज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये 3-fold एजेंडा था इसका, और इसका आउटकम क्या है? 20-point पीस प्लान ऑफ मिस्टर ट्रम्प। अभी ये ट्रम्प साहब काफ़ी न्यूज़ हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा वेनेजुएला के मिस्टर मदुरो हैज़ बिन ऑलमोस्ट किडनैप्ड फ्रॉम हिज ओन कंट्री, ही वाज द प्रेसिडेंट, और उनको अब वहाँ की जो एजेंसीज़ हैं, प्राइमरली DEA ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है USA की, वो ट्राई कर रही है कोर्ट्स में, है ना, इनके ऊपर नार्को टेररिज्म लगाने का वो चला हुआ है, ठीक है। वो उन्होंने लगाया, उन्होंने बोला है कि आई एम नॉट गिल्टी। तो ये तो चलता रहेगा, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे हल्का हल्का जल्दी, वेनेजुएला भी थोड़े ही टाइम में। तो इसकी ब्रीफ हिस्ट्री आप अगर देखेंगे इज़राइल पैलेस्टीन पूरे कॉन्फ्लिक्ट की, तो इन 1917 ये बेलफोर डिक्लेरेशन हुआ था, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 1947 में यूएन ने एक पार्टीशन प्लान लाया, जिसमें अरब सेटलमेंट्स और यहूदी सेटलमेंट, ज्यू सेटलमेंट्स को पार्टीशन किया गया। मैंडेट वगैरह वाला सिस्टम था पहले। उसके बाद एक तो 1956 में एक वो भी हुआ था, वो इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे सुएज़ क्राइसिस भी हुआ था। मैं सुएज़ क्राइसिस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी पनामा वगैरह में भी क्राइसिस हो सकता है, तो सुएज़ क्राइसिस में कम इन हैंडी सुएज़ क्राइसिस। उसके बाद 1967 में आप देखेंगे 6 days वॉर, और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि 6 days वॉर की एनिवर्सरी पे ही मेरे ख्याल से 7 अक्टूबर को ये अटैक हुआ था, जब हमास अटैक्स हुए थे, ठीक है। तो ये 1967 में वो हुआ। फिर 1993 में ओस्लो अकॉर्ड्स हुए, जिसमें
लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई इन दी गाज़ा एंड इन द वेस्ट बैंक, ठीक है। और उसके बाद 2006 में आप आएंगे तो हमास जो है वॉन दी इलेक्शंस देयर। उसके बाद आपका 2020 में हुआ अब्राहम अकॉर्ड्स। और अब्राहम अकॉर्ड्स में आप देखेंगे कतर, यूएई, यूएसए लेड ये भी था। तो इन कंट्रीज़ ने एक दूसरे से संबंध बनाने की कोशिश की और ये इम्पोर्टेंट था क्योंकि ट्रेड और ये सब आदि चीज़ें शुरू होने वाली थी। तो ये तो हमारी ब्रीफ हिस्ट्री हो गई। अभी आप देखेंगे कि गाज़ा पीस प्लान ज़रूरी क्यों है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस इस तरह से है कि एक तो कि रीजनल प्रॉस्पेरिटी बनेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट है ना, आप देखेंगे अब्राहम अकॉर्ड ही हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि लोकेशन जो है स्ट्रेटजिक लोकेशन है, जिससे कि ग्लोबल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ से गुज़रता है। और यहाँ पे आपको हॉर्मुज है, रेड सी है ना, सुएज कनाल, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशन है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक तो ग्रेट राइवलरी भी है, यूएसए, चाइना, सारे प्लेयर्स, रशिया भी इन्वॉल्व है यहाँ पे। उसके बाद आप देखेंगे ग्लोबल ट्रेड जो है यहाँ पे इंडिया को ही ले लीजिए। तो इंडिया यहाँ से सिर्फ तेल का बोलेंगे आप एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, तो एनर्जी सिक्योरिटी सिर्फ इंडिया की यहाँ पे 70% हम इस रीजन से इंपोर्ट करते हैं। और ग्लोबल ट्रेड की बात करेंगे तो यहाँ पे एक तो कि यंगेस्ट पॉपुलेशन अराउंड 580 मिलियन जो है यहाँ पे है। तो ये सारी वजह से बहुत ही वो है, इम्पोर्टेंट रीज़न है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे प्रोजेक्ट्स भी हैं, I2, U2 वगैरह, IMEC। अब ये क्या है, I2 U2 इज़ इंडिया, इज़राइल, USA, UAE। और ये जो पार्टीज़ हैं म्यूचुअली एडवर्सेरियल हुआ करती थी, लेकिन अब्राहम अकॉर्ड के बाद ये दोनों साथ आ गई। IMC आपको मालूम होगा कि ये इंटरनेशनल कॉरिडोर बना रहे हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, जिसमें मिडिल ईस्ट को जोड़ेंगे। यूरोप को जोड़ेंगे, ठीक है, और इंडिया को जोड़ेंगे। तो ये कॉरिडोर बना के इंटीग्रेशन होता और इट इज़ अ डायरेक्ट काउंटर टू BRI। तो ये है इंडिया का स्टैंड, वो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं इज़राइल और फ़लस्तीन इशू को लेके। तो एक तो कि हमारा 92 के पहले लिबरलाइजेशन के टाइम तक 91-92 तक हमारा था कि हम 2 स्टेट सॉल्यूशन को, और हमारा ये 2 स्टेट सॉल्यूशन वाला जो है ये हम हमेशा से करते रहे। हम नॉन अलाइन मूवमेंट के पहले 91 तक तो स्ट्रॉन्ग ही थे। अभी भी हम वी बिलीव इन दिस नाम इज़ नॉन अलाइनमेंट। हालांकि हाल के दशकों में इधर 2014 के बाद क्या हुआ है कि हमने डीहाइफेनेट कर दिया है। डीहाइफेनेट का क्या मतलब हुआ कि जैसे इंडिया पाकिस्तान है, तो ये जो हाइफन है उसको हटा दिया।
पहले पहले अगर आप इंडिया का नाम ले रहा है कोई, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति आ रहे हैं तो वो इंडिया जब बोलेंगे तो उनके दिमाग में ये इंडिया पाक आएगा। जब भी कोई स्टेटमेंट जारी होगा तो इंडिया पाक, इंडिया चाइना ऐसे होगा। अब ये हाइफन आप हटा दें तो इंडिपेंडेंट रिलेशन इंडिया के साथ होगा, पाकिस्तान के साथ इंडिपेंडेंट रिलेशन होगा। दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल। तो जब हम इज़राइल बोलते थे पहले, तो इज़राइल पैलेस्टीन बोलते थे रिलेशन को, ठीक है। अब हमने ये हाइफन हटा दिया, अभी हो गया है हम इज़राइल के साथ अलग डील करते हैं, पैलेस्टीन के साथ अलग डील करते हैं, और हम इस तरह से इंडिपेंडेंटली अपना रिलेशन चलाते हैं। तो इंडिया का जो शिफ्ट है, इट हैज़ गॉन ए कैलिब्रेशन इन द सेंस कि नाउ वी आर नॉट bogged down by moral considerations only. Alone, we are giving way to strategic, imperative and regional पॉलिटिक्स। क्योंकि आप देखेंगे इज़राइल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम आर्म्स, टेक्नोलॉजी, इवन वाटर मैनेजमेंट में काफ़ी इनका रोल है, डिफेंस आर्म्स है ना, एंटी टेरर वगैरह वाले में भी हम काफ़ी कोलैबोरेट करते हैं। तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। इसका थोड़ा सा आप मैप देख लेंगे और ये थोड़ा बहुत ये सवाल पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।